This is 961822 variant of October November 2023. The first question says that I have a shop that sell car accessories. A customer order is created if an item cannot be supplied from current stock. A program is being developed to create and manage the customer orders. The following identifier table shows some of the data that will be stored for each order. Complete the identifier table by adding meaningful variables and appropriate data types. सबसे पहले मेरे पास है मिस्टर खान की एक्सप्लेनेशन है कि नेम ऑफ द कस्टमर। तो हमारे पास कौन सा एक अच्छा वेरिएबल नाम आ सकता है मिस्टर खान के लिए? दैट कैन बी कस्टमर नेम। और इसमें जो इसकी डेटा टाइप है वो मेरे पास आएगी स्ट्रिंग्स। फिर मेरे पास सेकंड है, सेकंड में है मेरे पास थ्री, द नंबर ऑफ आइटम्स इन द ऑर्डर। तो इसको मैं आप लोगों के पास कर सकता हूँ नंबर ऑफ आइटम्स। और जो डेटा टाइप इसमें आएगी वो आएगी आपके पास इंटीजर। इसके बाद है आपके पास ये जिसमें है ट्रू, टू इंडिकेट वेदर दिस इज अ न्यू कस्टमर। अच्छा, इसको हम अपने पास कर देंगे न्यू कस्टमर। और इसकी जो डेटा टाइप है ट्रू या फॉल्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बूलियन। फिर मेरे पास है 15.75, द डिपॉजिट पेड बाय द कस्टमर। तो इसको हम कस्टमर डिपॉजिट या डिपॉजिट कह लो। और डेटा टाइप इसकी आएगी रियल, क्योंकि डेसिमल के अंदर है। इसके बाद हमारे पास बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर कहा गया है कि द अदर वेरिएबल्स इन द प्रोग्राम हैव एग्जांपल वैल्यूज एज शोन। जितने भी वेरिएबल्स मेरे पास इस प्रोग्राम के अंदर हैं उसकी एग्जांपल्स मेरे पास शो हुई हैं, और मुझे कंप्लीट करना है टेबल को बाय वैल्यूएटिंग ईच एक्सप्रेशन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ द वैल्यू। टेबल की वैल्यू है, डेप्रिशिएट की है, डिस्क्रिप्शन की है। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे दिया हुआ है टोटल मल्टीप्लाई बाय डेप्रिशिएट रेट प्लस 1.5। तो टोटल मेरे पास क्या है 124। इसको मल्टीप्लाई कराया किससे, डेप्रिसिएशन रेट से, विच इज़ 2.0, प्लस करा दिया 1.5। तो अगर इसको मैं कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास 124 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास आता है 248। और 248 के अंदर अगर मैं 1.5 ऐड करूँ तो ये मुझे देगा 249.50 समथिंग। तो इस तरीके से ये आ गया पहले का आंसर। फिर सेकंड में लिखा हुआ है कि राइट डिस्क्रिप्शन 7। डिस्क्रिप्शन का है ये रहा। और डिस्क्रिप्शन से चलना किस तरफ है, राइट की तरफ चलना है। और कितना चलना है, 7 चलना है। तो मेरे पास लेफ्ट ये रहा, राइट ये रहा। यहाँ से मैं चलता हूँ 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो ये आएगा। इसके बाद मेरे पास थर्ड है। थर्ड में मेरे पास लिखा हुआ है लेंथ डिस्क्रिप्शन -8 इज ग्रेटर देन 16। लेंथ किसकी है, डिस्क्रिप्शन की। तो पहले इस पूरे डिस्क्रिप्शन की जरा लेंथ निकाल लेता हूँ। यहाँ तक तो मेरे पास 7 था। 7 के बाद आता है मेरे पास 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टोटल लेंथ मेरे पास आ रही है, लेंथ ऑफ द डिस्क्रिप्शन इज 30। तो 30 को -8 करते हैं। क्या ये ग्रेटर देन है 6 से, यस और नो? 30 -8 is obviously 22, and if 22 yes, so this is a true condition। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रू। इसके बाद द लास्ट पार्ट सेज दैट नंबर टू स्ट्रिंग इंटीजर डिपॉजिट रेट मल्टीप्लाई बाय 10 एंड परसेंट साइन। तो पहले नंबर टू स्ट्रिंग करना है। अच्छा, नंबर टू स्ट्रिंग करना किसको है, डिपॉजिट रेट को मल्टीप्लाई करा रहे हैं 10 से। डिपॉजिट रेट का है 2.00, इसको मल्टीप्लाई करा है 10 से। तो ये मेरे पास आ गया 20। अच्छा, 20 को फिर इंटीजर में किया तो सारे डेसिमल पॉइंटर्स हट गए, सिर्फ 20 आ गया। इसको मैंने स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और स्ट्रिंग के साथ एंड में क्या लिखता है, एंड दिस परसेंट। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आ गया ये।
तो आई होप इन सारी बूलियन एक्सप्रेशंस में से आप में से किसी को कोई मसला नहीं हुआ होगा जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सॉल्व करा सर दिए। स्ट्रिंग में वो कॉमास लगाएंगे ना? स्ट्रिंग के ट्वेंटी अंदर परसेंट हाँ 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 बिल्कुल लगाएंगे इधर। ये सारे बूलियन एक्सप्रेशन इसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे कि मैंने अभी सॉल्व किया है, ब्रेक डाउन करके हर वैल्यू को ऐड अप करा के। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आपके पास लिखा हुआ है सवाल के अंदर के द डेटा दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड फॉर ईच कस्टमर ऑर्डर इन पार्ट इज नॉट ऑल ऑफ द सेम टाइप। डिस्क्राइब एन इफेक्टिव वे ऑफ स्टोरिंग दिस डेटा फॉर मैनी कस्टमर ऑर्डर्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। हमारे पास इस सवाल के अंदर कह रहे हैं कि जो डाटा है दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड फॉर ईच कस्टमर ऑर्डर, जो डाटा हर एक कस्टमर के ऑर्डर के लिए स्टोर हो रहा है पार्ट ए के अंदर, वो सारा का सारा सेम डाटा टाइप नहीं है। मुझे एक इफेक्टिव वे बताओ जिससे मैं डेटा को स्टोर करा सकूं जिसमें काफ़ी सारे कस्टमर के ऑर्डर आए जब मेरा प्रोग्राम चल रहा हो। अच्छा। सर अब अरे जी, एरे, बिल्कुल, एक पॉइंट हम इससे लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने पास लिख सकता हूँ कि आई कैन डिक्लेयर एन एरे और दैट एरे it will be definitely be containing all the elements required where each array element represents data for one order or each customer। तो इस सवाल के अंदर जो टोटल मार्क्स हैं वो 3 हैं। एक मार्क तुम लोगों को मिलेगा डिक्लेरेशन बताने का जिसमें मैंने बताया है कि एरे को डिक्लेयर करो। दूसरा मार्क तुम लोगों को मिलेगा एक्सपेंशन का या वैल्यूज़ को स्टोर कराने का। और तीसरा मार्क तुम लोगों को मिलेगा उसकी एक्सप्लेनेशन का। तो यहाँ पे मैंने एरे की एग्जांपल ली है, आप लोग इसके अलावा एक और एग्जांपल दे सकते हैं जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ज़्यादा फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब मैं पास पेपर कराता हूँ ना तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 2024 के अंदर एग्जैक्ट पेपर तो नहीं आएगा, उससे मिलता जुलता आएगा, बट इफ़ यू हैव द राइट नॉलेज तो देन यू कैन इम्प्लीमेंट दैट। इसी वजह से मैं हर चीज़ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। लेकिन पेपर में आपने उतना ही लिखना है जितना आपसे कहा गया है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि आई कैन डिक्लेयर अ कंपोजिट रिकॉर्ड एज वेल। और फिर आप ये भी लिख सकते हो कि दैट रिकॉर्ड मे बी containing items of data। और फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसकी एक्सप्लेनेशन, रिकॉर्ड आता है ना किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, रिकॉर्ड टाइप, फिर सब बताते हैं, फिर एंड टाइप करते हैं। दैट्स डन फॉर दिस क्वेश्चन। इसके बाद है बेटा आप लोगों के पास फ्लो चार्ट्स एल्गोरिथम्स, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पेपर। और अब आप लोगों ने इस पॉइंट पे आके अपने एल्गोरिथम्स और फ्लो चार्ट्स की भी प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी है बिकॉज एग्जाम्स आर जस्ट नियर द कॉर्नर। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि an algorithm will input a sequence of integer values one at a time. Then it is going to ignore all the values until the value 27 is going to be input. Then it is going to sum the remaining values in the sequence. Then stop the summing value when the value is 0 and the input and output of the sum of the value. Draw a flowchart to represent this. उफ, अच्छा जी। इस सवाल के अंदर इनपुट करानी है सीक्वेंस इंटीजर की वैल्यू वन एट अ टाइम, इग्नोर करा देना है सारी वैल्यूज को अगर वैल्यू 27 इनपुट होती है, और उसके बाद सम भी निकालना है सारी वैल्यूज का। सम मीन्स टोटल। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ कि इसमें मुझे टोटल निकालना है। तो
पहले हम एक काम करते हैं कि टोटल को डिक्लेयर करा देंगे ज़ीरो से। उसके बाद क्या करेंगे भाई, इनपुट अ सीक्वेंस नंबर। उसके बाद लेंगे हम इनपुट नंबर। फिर मैं चेक करूंगा कि यार क्या मेरा नंबर 27 है। अगर वो है तो दोबारा से क्या बोल रहा है सवाल में, इग्नोर ऑल द वैल्यूज अंटिल द वैल्यू 27 इज इनपुट। अगर नंबर हमारा 27 है तो फिर बोलूंगा भाई फिर से नंबर इनपुट करो, और फिर से चेक करो कि क्या तुम्हारा नंबर जो है वो जीरो के इक्वल्स टू है या नहीं, क्योंकि ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, स्टॉप समिंग वैल्यूज व्हेन द वैल्यू इज जीरो एंड देन आउटपुट द सम ऑफ वैल्यू। ये चेक करूंगा, अगर वो वैल्यू हमारी जीरो होती है तो मैं आउटपुट करा दूंगा अपना टोटल, और अगर नहीं होती तो फिर हम लूप चला देंगे। अच्छा, ये सारा ना मेरा यहाँ पे थॉट प्रोसेस है। अब मैंने यहाँ पे अपना थॉट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, तो अब इसको ज़रा मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सबसे पहले तो देखो, ये स्टार्ट है, स्टार्ट के बाद अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे आ गया मेरे पास, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि सेट टोटल टू ज़ीरो। इसको मैंने इनिशियलाइज करा दिया सेट टोटल टू ज़ीरो, जैसे अभी अभी समझाया था सवाल देख के, सारी रफ वर्किंग यहाँ पे की हुई है। इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कराया, वालेकुम अस्सलाम, यहाँ पे मैंने कराया इनपुट नंबर, और इनपुट के लिए ये वाला बॉक्स यूज़ करते हैं, और प्रोसेस के लिए ये वाला। अच्छा, इसके बाद अब मैं ये चेक करूँगा कि यार क्या मेरा नंबर जो है वो 27 के इक्वल्स टू है। और अगर जब भी जो दो तीन चीज़ें अगर पूछी जाएंगी तो याद रहे कि यहाँ पे आपके पास लगेगा ये सिलेक्शनल डायमंड, जिसमें ये होगा कि यार अगर नंबर 27 नहीं है तो तुम वापस चले जाओ इधर, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है टू और थ्री को सवाल पढ़ते रहो, अगर सवाल नहीं पढ़ा तो तुम लोगों को समझ नहीं आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो। और अगर ये मेरा नंबर है तो फिर मैं क्या करूँगा, दोबारा से इनपुट लूँगा नंबर को। ये मैंने इनपुट लिया अपने नंबर को, और अब मैं ये चेक करूँगा जो आगे मेरे सवाल में लिखा हुआ था कि यार जो मेरा नंबर है क्या वो ज़ीरो के जितना है या नहीं, यदि और नंबर इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर है तो क्या कर दो, तो यहाँ पे आउटपुट करा दोगे टोटल को, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और जस्ट इन केस अगर नहीं है तो फिर क्या हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे भाई सेट टोटल टू टोटल प्लस नंबर, और उसको फिर से ऊपर भेज देंगे। तो इस फ्लो चार्ट के अंदर ये फिर ये सारी कंडीशंस हमारी मीट होंगी। पहले क्या इनपुट है, सीक्वेंस ऑफ इंटीजर वन एट अ टाइम, इनपुट हो रहा है, सारी वैल्यूज इग्नोर कर दो जब तक वैल्यू 27 इनपुट ना हो। और उसके बाद सम द रिमेनिंग वैल्यूज इन द सीक्वेंस, सम द रिमेनिंग वैल्यूज इन द सीक्वेंस। उसके बाद करना ये स्टॉप समिंग द वैल्यूज व्हेन द वैल्यू जीरो इज इनपुट एंड देन आउटपुट द सम ऑफ द वैल्यूज। So that's done for this. If you have any questions, you can ask. इसके बाद बेटा बी पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है कि द सॉल्यूशन टू द एल्गोरिथम इंक्लूड्स आइट्रेशन। आइट्रेशन मतलब रिपीटिशन हो रही है एक चीज की, बार बार वो रिपीट हो रहा है। फिर आपसे कह रहा है कि गिव द नेम ऑफ अ सुटेबल लूप स्ट्रक्चर दैट कुड बी यूज्ड। अब नाम देना और उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। अब भाई जब भी आइट्रेशन की बात होगी तो आंखें बंद करके मुझे पता है कि यहाँ पे दो किस्म के लूप लग सकते हैं, या तो प्री कंडीशन लूप लगेगा या तो पोस्ट कंडीशन लूप लगेगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल नेम के अंदर मैं लिखता हूँ कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ एक प्री कंडीशन लूप। तो भाई प्री कंडीशन लूप मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि द नंबर ऑफ आइट्रेशंस आर नॉट नोन। तो यहाँ पे मेरे आ गए 2 मार्क्स। अगर आप में से कोई पोस्ट कंडीशन लूप लिखता है तो पोस्ट कंडीशन लूप के अंदर बेटा इसकी जस्टिफिकेशन में क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि द लूप ends with a specific input,
बीइंग फॉलोड, एक ये आपके पास पोस्ट कंडीशन का आ सकता है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ लिंक्ड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एडीटी। पॉइंटर 1 मेरे पास इसका क्या है, स्टार्ट पॉइंटर, ये है स्टार्ट पॉइंटर। पॉइंटर 2 मेरा इसका क्या है, फ्री लिस्ट पॉइंटर। पॉइंटर 2 मेरा फ्री लिस्ट है। लेबल D40, D32, D11। D40, D32, D11 and D100 represent the data items of node in the list। एक लिस्ट के अंदर ये सारे आइटम है। लेबल F1, F2, F3 and F4 represent the data item of nodes in the free list। यहाँ से तुम लोगों के पास फ्री लिस्ट शुरू है। जो सिंबल है ये नल पॉइंटर का, ये बता रहा है नल पॉइंटर जो यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। फिर आपसे सवाल मैंने कहा है कि द लिंक लिस्ट इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू वेरिएबल्स एंड टू 1D array as shown। द पॉइंटर वेरिएबल्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ द पॉइंटर array store the indexes of elements in the array। Complete the diagram to show how the linked list as shown above may be represented using the variables and array। फ्री लिस्ट पॉइंटर 5 दिया हुआ है, तो पहले देख लेता हूँ ये 5 किस हिसाब से आया है। तो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास चल रहा है 1, 2, 3, 4। तो मेरे पास फ्री लिस्ट पॉइंटर जो है वो 5 से शुरू हो रहा है। एक बात। तो मेरा जो स्टार्ट पॉइंटर है, जो जहाँ से वो वैल्यू स्टार्ट होगी, वो हम अभी देखते हैं वो क्या होना चाहिए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स है, इंडेक्स 1 है, डेटा एरे है D32। D32 किस को पॉइंट कर रहा है, D32 पॉइंट कर रहा है एरे 2 को। D32 पॉइंट कर रहा है एरे 2 को। ये देखा, ये मैंने पहले ही नंबरिंग कर दी थी अंदाजे से, लेकिन अगर कभी कभार आपकी एजम्पशन गलत हो सकती है, पेपर में गलती आ सकती है, तो उसको रिकरेक्ट करने के लिए ये जो चार्ट है, इस चार्ट से आप उसको मैच कर सकते हैं। अब D32 के ऊपर अगर 2 है तो 3 के ऊपर मेरे पास क्या है, 3 के ऊपर मेरे पास क्या है, D11। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है D11। अच्छा बेटा, D11 के मेरे पास क्या है, D100 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया D100। D100 मेरे पास यहाँ पे क्या है, 4। लेकिन बेटा मैं यहाँ पे 4 नहीं लिखूंगा। मैं 4 इस वजह से यहाँ पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये देखो, ये एक नल पॉइंटर है और यहाँ पे मेरी वैल्यू एंड हो रही है। तो जहाँ पे भी नल पॉइंटर आता है वहाँ पे मैं मेंशन कराता हूँ 0। इसके बाद आपके पास है D40। D40 का है, D40 ये रहा। D40 का नंबर अपने पास क्या था, 1। और D40 के बाद ये वाला कॉलम खाली है, लेकिन इसके नीचे F2 है। और F2 किसको दे दे रहा है, ये F2 को वैल्यू उसने दी हुई है 7 की। तो यहाँ पे लिखा 7। F2 है बेटा, उससे एक वैल्यू ऊपर क्या होगी, जाहिर सी बात है F1 होगी। और अगर तुम्हारा F2 7 है तो तुम्हारा F1 जो है वो 6 होगा, एक वैल्यू पीछे होगा। तो आपका F1 हो गया, F2 हो गया। इसके बाद क्या है बेटा, आपका F3 है। F3 आपका ये रहा, तो ये आ गया 6, 7, 8, ये होगा 8। और एंड में आपके पास आएगा F4। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे 9 लिख देते हैं, लेकिन 9 नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे नल पॉइंटर है, जो एंड हो रही है। और सवाल में भी कहा हुआ है कि ये वाली लिस्ट जो है वो स्टार्ट पॉइंटर है, सॉरी वो है जिसमें डेटा है, और जो फ्री लिस्ट पॉइंटर है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो F4 को मैं लिख दूंगा 0। तो द लास्ट थिंग दैट लेफ्ट राइट हियर, कि मेरा जो स्टार्ट पॉइंटर है वो कहाँ पर है। स्टार्ट बेटा, ये तो मेरे पास फ्री लिस्ट पॉइंटर है, यहाँ से फ्री लिस्ट शुरू हो रही है। तो स्टार्ट पॉइंटर मेरा यहाँ पे होना चाहिए 4। क्यों, क्योंकि फ्री लिस्ट 5 पे शुरू हो रही है, तो उससे एक पहले होगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स क्वाइट अ ट्रिकी क्वेश्चन। दिस इज योर सर मैं नहीं वेरिएंट। समझा, ये स्टार पॉइंटर वाला सीन मैं नहीं समझा। बेटा फ्री लिस्ट पॉइंटर जो है वो मेरे पास 5 है, और सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंटर 2 है ये मेरे पास फ्री लिस्ट है। अब स्टार्ट पॉइंटर इसका कहाँ होगा, अगर फ्री लिस्ट का 5 है तो हम 6, 7, 8 इसको ऑनवर्ड्स नहीं कर सकते, हमें इसी वैल्यू को देखते हुए कंसिडर करना होगा कि मेरा स्टार्ट पॉइंटर क्या है। स्टार्ट पॉइंटर आपका आएगा 4। और क्यों आएगा?
फोर इस वजह से आएगा क्योंकि फ्री लिस्ट पॉइंटर फाइव है। और फाइव को मैंने अभी इसमें जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं वो मैंने अपने पास से नहीं लिखी हैं, जो वैल्यू दी हुई थी उसको देखते हुए लिखी हुई है। अब एक वैल्यू कहा हुआ है कि फ्री लिस्ट का पॉइंटर फाइव है, और सवाल में यहाँ पे भी कहा हुआ है कि पॉइंटर टू इज द फ्री लिस्ट पॉइंटर। अब वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ से, तो यहाँ पे आप इसको जीरो नहीं लिख सकते स्टार्ट पॉइंटर को, आप इसको फोर लिखेंगे क्योंकि इससे एक वैल्यू आपकी जो है वो कम आती है हमेशा। आगे की वैल्यू हम नहीं कंसिडर करते क्योंकि वो फ्री लिस्ट आ जाएगी। और कोई सवाल? इसके बाद बेटा इसका है मेरे पास बी पार्ट, और बी पार्ट में आपसे कहा हुआ है कि द ओरिजिनल लिंक लिस्ट इज टू बी मॉडिफाइड। ये जो लिंक लिस्ट है इसको मैंने मॉडिफाई करना है, और एक नया नोड है उसका नाम है D6। इसको एंटर कहाँ करना है? D32 और D11 के इन बिटवीन। अच्छा जी, D32 ये रहा, D11 ये रहा, ये जो D6 है ये आएगा इधर। The algorithm required in the expression in four steps as shown. Complete the steps. अच्छा, अब मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर लिंक लिस्ट का जब स्ट्रक्चर पढ़ाया था, तो लिंक लिस्ट के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने बताया था कि जब नोड को लिंक लिस्ट में ऐड करना होता है तो क्या होता है, और डिलीट भी करना होता है तो क्या होता है। तो इसमें बेटा नोड ऐड हो रही है D32 और D11 के इन बिटवीन। अब सबसे पहले तो मुझे डेटा आइटम को असाइन कराना है, दैट मीन्स दैट आई एम गोइंग टू असाइन द डेटा आइटम which is your the first data which is your D6। D6 को मैं असाइन कराऊंगा F1 से। अभी सुनते जाना, एंड में सवाल करना। D6 को मैंने असाइन कराया F1 से। उसके बाद सेट द डैश ऑफ द नोड, सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू पॉइंट टू D11। D6 को असाइन कराया F1 पर, और इसको मैंने पॉइंट करा दिया किसकी तरफ? D11 की तरफ। उसके बाद सेट पॉइंटर, ये वाला जो पॉइंटर टू है, ये वाला जो पॉइंटर है टू पॉइंट टू किस तरफ? ये पॉइंट करेगा इस तरफ, क्योंकि ये तो हमने ऐड कर दिया इन दोनों के इन बिटवीन। यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट पॉइंटर टू F2, और उसके बाद सेट पॉइंटर ऑफ D32। इसका जो पॉइंटर है इसको मैं पॉइंट कराऊंगा किसकी तरफ? इस वाले D6 की तरफ जो अभी यहाँ पे ऐड हुआ है। तो इस तरह से ये आपकी एक लिंक्ड लिस्ट के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज को शफल करके ऐड किया है। इसमें कोई सवाल? डू यू हैव एनी क्वेरीज? सर एक दफ़ा रिपीट प्लीज। बेटा सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि एक ओरिजिनल लिंक लिस्ट है जिसको मुझे बनाना है, और एक नोड है जिसका नाम है D6। ये मुझे इंसर्ट करना है D32 और D11 के इन बिटवीन। तो D32 और D11 के अंदर एक नोड है जिसका नाम क्या है? D6। ये मुझे ऐड कर रहा है। अच्छा, द एल्गोरिथम रिक्वायर्ड इज एक्सप्रेस्ड इन फोर स्टेप्स एज शोन। कंप्लीट द स्टेप्स। असाइन द डेटा आइटम डैश टू डैश। बेटा आइटम कौन सा है? D6। D6 को सबसे पहले मैं असाइन करा दूंगा अपने पॉइंटर टू के पहले आइटम से, ताकि फिर मैं इसको इसकी शफलिंग कर सकूं। तो ये मैंने कर दिया अपने D6 को F1 के साथ। फिर मैंने क्या किया? सेट द डैश ऑफ दिस नोड। सेट द नो, जब भी नोड की बात होगी सेट द पॉइंटर ऑफ दिस नोड टू पॉइंट टू
D11, इसको मैंने बनाया F1 असाइन कराया, और इसको मैंने कहा कि तुम अब किस तरफ पॉइंट करोगे, D11 की तरफ, क्योंकि इन दोनों के बीच में D6 ऐड होना है। अच्छा, अब जब ये वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट से मेरे पास करंटली यूज हो रहा है, तो पॉइंटर टू डायरेक्ट इससे पॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि ये भी इस लिस्ट पे पॉइंट करेगा, फिर ये भी इस लिस्ट पे पॉइंट करेगा, जो आपकी बची हुई लिस्ट है ये वाली, ये यूजलेस हो जाएगी। तो इस वजह से मैंने क्या किया, सेट द पॉइंटर टू ऑफ दिस टू राइट हियर, ताकि दोनों लिस्ट जो है हमारी अलग रहे। फोर्थ पार्ट के अंदर मैंने ये किया है कि सेट द पॉइंटर ऑफ D32 फाइनली, जो मेरे पास D32 है ये है। अब यहाँ पे तो ये ऐड हो गया ना D6, ये रहा D6। अब मैं क्या करूंगा कि भाई जो D32 का पॉइंटर है इसको कहाँ पॉइंट करो, यहाँ पर। और फिर एक और पॉइंट नहीं है, पेपर में नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर दिया होता तो आप इसको फिर मजीद पॉइंट कर सकते थे D11 की तरफ, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? जी सर।